एपिसोड 179 ज़ख्मी। अगला दिन सुबह का वक्त। राठौड़ महल। तिफरत के आखिरी फैसले को सुनाने के बावजूद भी गीतांजलि अपनी मनमानी कर रही थी और उसका साथ इसमें ठाकुर खानदान पूरी तरह से दे रहा था। गीतांजलि कुसुम और गायत्री को तैयार कर रही थी क्योंकि आज के दिन का शुभ मुहूर्त निकाला गया था शादी का। वहीं अभय इस वक्त अपने कमरे में सो रहा था। रूम का डोर अंदर से लॉक था। बाहर से अनिरुद्ध डोर पर नॉक कर रहा था हड़बड़ी में। आयशा और अभय वो दोनों ही इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे, मगर दरवाजे पर बार बार नॉक सुनाई दे रहा था। तो अभय और आयशा उन दोनों की ही नींद डिस्टर्ब हो गई। अपनी आंखें मलते हुए अभय उठा दरवाज़ा खोलने के लिए। अभय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अनिरुद्ध उसे पीछे धकेल कर रूम के अंदर दाखिल हो गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब तक आयशा बैठकर बैठ चुकी थी अपनी जगह पर। तभी अनिरुद्ध की आवाज़ उसके कान में पड़ी। आई एम सो सॉरी भाभी, मैं आप दोनों को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर मेरी जान खतरे में है। खतरे में है? कौन मारना चाहता है तुझे? अभय और आयशा ने उसे कंफ्यूजिंग सा लुक दिया और पूछा, कौन मारना चाहता है तुझे छोटे भाई? आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ने बस इतना ही कहा कि आयशा ने उसे बीच में टोका। क्या हो रहा है बाहर? वो अब इरिटेट होने लगी थी। भाभी, बाहर मासा ने पूरा घर सिर पर उठा कर रखा है। वो पूरे घर को शादी वाला घर बना रही हैं और कुसुम और गायत्री को भी रेडी करने के लिए उन्होंने बाहर से ब्यूटिशियन बुलाई हैं, क्योंकि आज शादी है। मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी गायत्री के साथ। मुझे बचा लो भाई, प्लीज़ बचा लो। आपका एहसास कभी नहीं भूलूंगा मैं। अनिरुद्ध को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर अभय तो सोच में ही पड़ गया कि वो खुद को और अपने छोटे भाई को इस जंजाल से कैसे छुड़वाए। वहीं आयशा तो अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर हंस पड़ी। उसे हंसते हुए देख अनिरुद्ध और अभय को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मगर इतनी सीरियस टॉपिक पर उसे यूँ हंसते हुए देखकर वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्यूजिंग लुक देने लगे। ओह गॉड अनिरुद्ध, तुम तो फट्टू निकले। तुम अपनी माँ से इतना ज़्यादा डरते हो। नहीं, आई मीन कि तुम तो मुझे बहुत ही डेयरिंग लगा करते थे, जो कभी किसी से नहीं डरता है, मगर तुम्हारी आज वाली हालत देखकर तो मेरा भ्रम ही टूट गया। इतना कहते कहते आयशा फिर से हंसने लगी। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मासा से डरता नहीं हूँ। बात बस इतनी सी है कि मासा अपना ज़बरदस्ती का फ़ैसला मुझ पर थोप रही हैं। भाई साहब को तो अब बचा ही लोगी, क्योंकि आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में ऐसे में मासा भाई को कुसुम के साथ शादी करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर पाएंगी। मगर मेरा तो ऐसा कोई केस नहीं है। मासा भी शादी पक्का उस कहते के साथ करवाएंगी। अनिरुद्ध ने आयशा को अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करी। हालांकि ये सिचुएशन पहले से ही जानती थी। वो तो बस अनिरुद्ध की टांग खींच रही थी। उसके चेहरे पर डर को देखकर, क्योंकि जहाँ तक वो अनिरुद्ध को जानती थी वो किसी से डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अपनी माँ का खौफ तो हर बच्चे को होता है। तो तू ये बता, क्या कोई लड़की पसंद है तुझे? अभय ने उससे पूछा। तो अनिरुद्ध ने अपने भाई को कंफ्यूजिंग लुक दिया।
तो ऐसे क्यों दिख रहा है अभय को? सही तो पूछ रहा है वो ये तुझसे। तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता। आयशा भी अनिरुद्ध को फोर्स करने लगी ये बताने के लिए कि आखिर कौन है वो लड़की जिसकी वजह से वो गायत्री से शादी नहीं करना चाहता है। भाभी, आप भी आप भी मेरी कंडीशन पर हंस रही हो, मजाक बना रही हो मेरा। अनिरुद्ध आयशा को आंखें दिखा रहा था तो वो बोली, अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुझे शादी के मंडप से भगा देते हैं, फिर गायत्री या तेरी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर तेरी शादी। इतना कहते ही आयशा रुक गई और अब अनिरुद्ध उसकी पूरी बात सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हो चुके थे। या फिर क्या? अभय ने आयशा को उसकी बात पूरी करने को कहा तो वो तिरछी मुस्कान मुस्काई और बोली, अरे यार तुम दोनों भी, बगल में छुरी और गांव में ढिंडोरा। बगल में छुरी गांव में ढिंडोरा? अरे कहना क्या चाह रही हो तुम? यहाँ मेरा भाई बुरी तरह से फंसा पड़ा है और तुम जलेबियाँ बना रही हो? अबे, आयशा से इरिटेट होकर बोला। जलेबियाँ कहाँ बना रही हूँ मैं तो लड़की की बात कर रही हूँ जिससे हम तुम्हारे भाई की शादी करवा सकते हैं। आयशा ने मासूम सा चेहरा बना लिया और अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, भाभी को यूँ खिलखिलाते हुए काफ़ी दिनों बाद देखा है। पता नहीं भाई भाभी की कहानी वापस से ट्रैक पर कब आएगी। अच्छा, तो फिर कौन है वो छोरी जो इस छोरे को बचा सकती है? अभय ने आयशा से पूछा, अपने हाथ आगे बांधते हुए। आयशा उबासी लेने लगी और बोली, पहले रानी आयशा चाय पिएगी फिर बताऊंगी छुरी के बारे में। इतना कहकर वो बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध अभय से बोला, भाई भाभी और आपके बीच सब ठीक हो गया है क्या? पता नहीं मुझे, मगर वो कह रही है कि वो फैमिली के सामने मेरे साथ रूड बिहेव करेगी क्योंकि वो कुसुम को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है और उसके साथ इन्वॉल्व लोगों को भी। मेरे साथ रूड बिहेव करके वो कुसुम को ढील दे रही है ताकि कुसुम मुझ पर अपना हक जताए और इस बीच वो कुसुम की असलियत का पता लगा पाए। अभय ने अनिरुद्ध को आयशा का प्लान बताया जिसे सुनने के बाद अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बोला, भाभी तो सच में बहुत ग्रेट है भाई। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, मैं भी उनकी हेल्प करूँगा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आयशा आई बाहर टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए। अच्छा हुआ तुम अभी भी यहीं हो नारद मुनि, मुझे तुमसे कुछ। आयशा अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि इतने में अनिरुद्ध ने उसे बीच में टोका। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाभी, भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इन सब में आपकी हेल्प करूँगा मैं। तिरछी मुस्कान के साथ आयशा बोली, गुड बाय। गुड बॉय? क्या मैं गुड बॉय नहीं हूँ? अभय बीच में बोला तो आयशा ने जवाब दिया, अरे तुम बॉय कहाँ हो, तुम तो मैन हो, दैट मैन। और मैं तुम्हारे ऊपर एक मूवी बनाऊंगी। उस मूवी में मैं लीड रोल में कास्ट करूंगी ऋषि को और उसके ऑपोजिट में कास्ट करूंगी मैं तुम्हारी मानसी को। वैसे है कहाँ तुम्हारी मानसी, तुम्हारी लाडली जिसकी गलतियाँ और बदतमीजियाँ तुम्हें कभी नज़र नहीं आई। आयशा ने अब अभय को इरिटेट करना शुरू कर दिया। हालांकि अभय ये बात और अच्छे से समझ रहा था कि आयशा ऐसा क्यों कर रही है, ताकि गुस्से में आकर अभय उसे डांटे और फिर बदले में वो अभय की मदद करने से इनकार कर दे। समझदारी से काम लेते हुए अभय ने कुछ सोचा अपने मन में
और बोला, और मुस्कुराते हुए बोला, मानसी मेरी क्यों होगी? जिससे उसकी शादी होगी वो उसकी होगी, मेरी तो तुम हो। फिर तुम किसी और को क्यों हमारे? इतना कहते कहते वो रुक गया, क्योंकि उसे अचानक से यह एहसास हुआ कि इस वक्त कमरे में उन दोनों के अलावा अनिरुद्ध भी मौजूद है। इसलिए वो चुप हो गया। चलो बाहर चलते हैं। इस बार अभय की टोन नॉर्मल थी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुआ, मगर आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसे कैसे? आयशा की इस हरकत से अभय को कुछ कुछ होने लगा। वो आयशा की आंखों की गहराई में कहीं खो सा गया। तभी आयशा ने उसे उसके ख्यालों से जगाने के लिए उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। किधर को गए? आयशा ने उससे पूछा। तो अभय ने अपना सिर ना में हिलाया तुरंत और मंद मंद मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं, अपने बाल चलाते हुए अभय ने जवाब दिया। तो आयशा भी मुस्कुराने लगी। तभी अनिरुद्ध बोला, भाई भाभी, हमें नीचे जाना था, रोमांस बाद में कर लेना आप दोनों। ओप्स, सॉरी। मैं कह रही थी कि ऐसे कैसे बाहर जाए हम तीनों एक साथ? बाहर सबको शक हो गया अगर हम पे तो, कि हम साथ में मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। आयशा उन दोनों से बोली तो उन दोनों को उसकी बात एकदम सही लगने लगी थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए देवी? अभय ने जब आयशा को देवी कहा तो उसके भाव और ज़्यादा बढ़ गए। वो अपने मन में कुछ सोचने लगी। नारद मुनि, जब तुम हमारे कमरे में आ रहे थे, क्या तब तुम्हें किसी ने देखा था यहाँ आते हुए? आयशा ने अनिरुद्ध से पूछा तो वो याद करने लगा। अपने अपने दिमाग में काफ़ी ज़ोर डालने के बाद अनिरुद्ध को याद आया कि अभय आयशा के रूम में आते वक्त उसे सावित्री मिली थी कॉरिडोर में। हाँ भाभी, सावित्री आंटी मिली थी मुझे। सावित्री आंटी मिली थी मुझे। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि मैं भाई के रूम में क्या करने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध ने आयशा को बताया तो वो सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्या करे जिससे घर में तमाशा हो सके। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कमरे से पहले मैं बाहर जाऊंगी, गुस्से से पैर पटकते हुए, और तुम दोनों बार बार मेरे। उसके बाद आयशा ने उन दोनों को अपना पूरा प्लान बताया। रेडी? तीनों लंबी सांस ली एक साथ और अभय अनिरुद्ध ने उसे जवाब दिया, यस बॉस। रूम का दरवाज़ा खुला। आयशा रूम से बाहर आ गई गुस्से से। अभय और अनिरुद्ध भी बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर आयशा उन दोनों को सुन ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज़, अब भाई को माफ़ कर दीजिए, इन्हें बस एक चांस दे दीजिए। अनिरुद्ध अनिरुद्ध आयशा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे मनाने लगा। अभय के लिए उसकी वकालत करने लगा। आयशा ने गुस्से से दहाड़ मारी और अनिरुद्ध पर चिल्लाई, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, नहीं हटूंगा। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप भाई को डिवोर्स नहीं दोगी। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। अनिरुद्ध ने आयशा को मनाना अनिरुद्ध आयशा को मना रहा था। वहीं नीचे हॉल में मौजूद पूरा परिवार भी गीतांजलि पर काले बादल की तरह फट पड़ा था। किसकी इजाज़त से तुमने इस घर में शादी की तैयारियां करी हैं? देवव्रत गीतांजलि पर चिल्ला रहे थे। वो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बस हमने कहा ना कि यहाँ कोई शादी नहीं होगी। इस घर की बहू आयशा है, थी और हमेशा रहेगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा फैसला काटने की? देवव्रत की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। बाबा साहब, ये घर भले ही आपका है, मगर बच्चे तो मेरे हैं ना। मैं माँ हूँ इनकी, इनका बुरा थोड़े ना चाहूँगी।
गीतांजलि ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो ठीक है, तुम अपने बेटों को यहाँ से ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे निकम्मे बेटों की। मगर याद रखना तुम एक बात, कि हम हमारे दोनों बेटों को प्रॉपर्टी और बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं देंगे। देवव्रत ने जैसे ही ये बात कही तो सब उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। ये क्या कह रहे हो आप? गीतांजलि अब तिलमिला गई और उसके चेहरे का भी रंग फीका पड़ गया। तभी सीढ़ी से नीचे आते हुए आयशा बोली, दादू आप आंटी को इतना डांट क्यों रहे हैं? आयशा अनजान बनने का नाटक कर रही थी। क्योंकि बेटा, तुम्हारी आंटी नहीं चाहती हैं कि तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी अभय के साथ बिताओ, इसलिए हमें इन्हें डांटना पड़ रहा है, ताकि इन्हें ये एहसास हो सके या करने जा रही हैं ये। आयशा ने आते ही देवव्रत का गुस्सा शांत हो गया। उनके इस बदलते हुए रूप को देखकर गायत्री बोली, दादा साहब आप तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आयशा के आते ही आप एकदम शांत हो गए, और इससे पहले तो आप मासा पर बहुत चिल्ला रहे थे। बेटा, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवव्रत ने गायत्री को भी चुप करवा दिया। तभी आयशा की नज़र गायत्री की ब्राइडल लहंगा पर पड़ी और सोफे पर बैठते हुए वो बोली, वैसे आज कुछ है क्या घर में? हाँ, शादी है, इसीलिए तो जीजी को बाबा साहब से डांट पड़ रही है, क्योंकि जीजी ज़बरदस्ती अपने बेटों की शादी अपने पसंद की लड़कियों से करवा रही हैं। केतकी आयशा से बोली। उबासी लेते हुए आयशा केतकी से बोली, चाची मेरी नींद नहीं खुल रही है बिल्कुल भी, चाय पिला दोगे आप मुझे? वैसे आप मुझसे बड़े हो और इस घर में आपको ऑर्डर देना बहुत गलत है, मगर मैं क्या करूं, मेरे हाथ पर। आयशा अपना फ्रैक्चर हाथ दिखाने लगी तो केतकी हंसने लगी और बोली, आई नो कि तुम्हें मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। मैं अभी सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लेके आती हूँ, ओके? इतना कहकर केतकी किचन में चली गई। तभी कुसुम भी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। उसे देखकर आयशा ने अभय से कहा, बेबी मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं, कैसा रहेगा? तो अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहो तो अभी कर लें हम दोनों शादी। कुसुम को देखकर आयशा तिरछी मुस्कान मुस्काई और बोली, अभी तो मुझे बहुत कुछ ठीक करना है। हमने आज ही शादी करनी है अभय, आप तैयार क्यों नहीं हुए हैं अभी तक? कुसुम ने अभय से पूछा, गुस्से से दहाड़ते हुए। तो अभय ने जवाब दिया, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ मैडम। और हमारा क्या? हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, हम उस बच्चे का क्या करें? कुसुम अपने पेट पर हाथ रखते हुए अभय से बोली, ओले ओले, तुम्हारे मुन्ने को मैं संभाल लूँगी, चिंता नहीं करने का। तुम्हारे मुन्ने की बड़ी माँ है ना, सब संभाल लेती है बड़ी माँ। ऑफ कोर्स मुन्ने को भी संभाल लेंगी। आयशा बीच में बोली तो कुसुम ने अपना आपा खो दिया। उसने टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर से छूना उठाया और अपनी कलाई पर रखते हुए बोली, अगर आपने हमें हमारा हक नहीं दिया ना अभय, तो हम अपनी जान ले लेंगे। कुसुम बेटा, छूना छोड़ दो, लग जाएगी। गीतांजलि को कुसुम की हालत को देखकर इस वक्त काफ़ी दर्द हो रहा था। वो समझ पा रही थी कि उसकी हालत, मगर उसके हाथ में तो कुछ नहीं था ना जिससे वो कुसुम को उसका हक दिला पाती। तभी हमें हल्के से कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा
कुसुम के हाथ से छुरा छीनने के लिए, और यूं ही दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इतने में वहाँ पर अनिरुद्ध आ गया और आयशा को सोफे से उठाकर थोड़ी दूर ले गया ताकि उसे कोई चोट ना आ जाए, क्योंकि अभय और कुसुम आयशा से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे और जिस तरह उन दोनों के बीच छुरे को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उससे पक्का तय हो चुका था कि कुसुम का साफ तौर पर मकसद आयशा को मारना है। अभय अब भी कुसुम से छुरा छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर तब तक उन दोनों में से किसी एक की चिल्लाने की आवाज़ हॉल में आई। कुसुम के हाथ से वो छुरा छीनते वक्त वो भी अभय की हथेली पर लग गया, जिससे उसकी हथेली काफ़ी जख्मी हो गई और नीचे ज़मीन पर खून टपकने लगा। मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुसुम आगे आई अभय की जख्मी हथेली को देखने के लिए, मगर तब तक वहाँ पर सायशा और बेदी फैमिली की एंट्री हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।